बात कर लेते हैं उत्सव की। आपको दिखाते हैं उत्सव की रंगारंग तस्वीरें। अब देखिए देश के दो अलग अलग हिस्सों से उत्सव की तस्वीरें। जीवन की गीत, देश की मान, वंदे मातरम, इस थीम के साथ शुरू हुआ बर्दवान पौरा उत्सव 2025, जिसे बर्दवान नगर पालिका ने आयोजित किया है। उत्सव के उद्घाटन समारोह में नर्तकों ने वंदे मातरम की धुन पर नृत्य प्रस्तुत किया। ये उत्सव मूल रूप से सांस्कृतिक कलाकारों और शिल्पकारों के मेल बंधन का उत्सव है। एक और जिस प्रकार कलाकार उत्सव के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार कारीगर उत्सव स्थल पर अपने हाथों से बने सामानों का प्रदर्शन और व्यापार करने में व्यस्त रहते हैं। ये उत्सव कलाकारों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच है। वहीं राजस्थान के पाली में 2 दिनों के रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें दिन भर पर्यटकों ने हॉट एयर बैलून और पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। तो वहीं शाम को रणकपुर मंदिर दीपोत्सव से जगमगा गया। यहाँ पर मंदिर परिसर में अतिथियों ने दीपदान किया और पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा गया। इस अवसर पर चूरू, नागौर, बालतारा और जसोल सहित कई दूसरे जिलों के कलाकारों ने भी नृत्य किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों ने कई प्रस्तुतियां दी। लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक संध्या में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर दर्शकों को सरदरात में बांधे रखा। इस उत्सव में मुंबई के कबीर कैफे ऑर्केस्ट्रा ने कबीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आधुनिक संगीत के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। चलिए पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां बर्धमान जिले में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कलाकारों और शिल्पकारों का मेला लगा है। एक तरफ कलाकार उत्सव के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कारीगर ने हस्त निर्मित सामानों की प्रदर्शनी लगाई हुई है। हर साल कलाकार इस उत्सव का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। ये कलाकारों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच होता है। देखिए बर्धमान उत्सव मेले की खूबसूरती ये है कि यहाँ लोक कलाकारों को अपनी कला के लिए एक मंच दिया गया है। लोक कलाकार यहाँ संगीत, नृत्य, कविता पाठ और नाटक प्रस्तुति कर सकते हैं। देखिए लोक कलाकारों की एक खूबसूरत प्रस्तुति। पाली में संस्कृति और उत्सव का माहौल बन गया है। दरअसल रणकपुर जवाई बांध महोत्सव की शुरुआत के साथ ही लोक कला ने मंच संभाल लिया है। नृत्य और संगीत के मेले ने दर्शकों को खास अनुभव दिया। महोत्सव के पहले दिन ही जोश और उत्साह साफ नजर आया। पाली में 2 दिवसीय रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ, जिसमें राजस्थान की समृद्धि लोक संस्कृति की झलक साफ देखने को मिली। शाम ढलते ही महोत्सव स्थल रोशनी, संगीत और लोक रंगों से गुलजार हो उठा। चूरू, नागौर, बालोतरा, जसोल सहित कई जिलों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत बना दिया। लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और ताल से सजी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा। खास बात ये रही कि अलग अलग उम्र और क्षेत्रों के कलाकारों ने मंच पर एक साथ संस्कृति की छटा बिखेरी। सूर्य मंदिर परिसर के मुक्ताकाशी रंगमंच पर सांस्कृतिक संध्या के दौरान कलाकारों की प्रस्तुतियों पर तालियों की गूंज सुनाई दी। सर्द रात के बावजूद दर्शक अपनी सीटों से हिले बिना कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए। राजस्थान के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों ने भी आधुनिक संगीत के माध्यम से भक्ति और लोक संदेश को लोगों तक पहुंचाया।
परंपरा और आधुनिकता के इस संगम ने महोत्सव को खास बना दिया। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें देख लीजिए, जहां माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। अनुमान यह है कि इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ लोग आ सकते हैं, जिनके सुलभ और सुरक्षित त्रिवेणी स्नान के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। इस बार माघ मेले में बिजली के खंभों पर QR कोड्स लगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से लोग न सिर्फ अपनी लोकेशन जान पाएंगे, बल्कि माघ मेले में बिजली से जुड़ी समस्याओं को विभाग तक पहुंचा सकेंगे और किसी के खो जाने पर उसकी सूचना भी पा सकते हैं। प्रयागराज की पावन संगम धरा पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होने जा रहा है। 2025 में आयोजित दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के बाद अब 2026 का माघ मेला भी पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में नजर आने वाला है। इस बार प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नई तकनीकी पहल की जा रही है। माघ मेले में पहली बार बिजली के खंभों पर QR कोड और यूनिक नंबरिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। मेले में लगाए जा रहे हर बिजली के खंभे पर एक अलग QR कोड लगाया जाएगा, जिसके साथ उस पोल की एक स्पष्ट नंबरिंग भी होगी। श्रद्धालु या कल्पवासी अपने मोबाइल से जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे, उन्हें तुरंत ही अपनी सटीक लोकेशन की जानकारी मिल जाएगी। जितना भी ये माघ मेला है, उसमें सभी खम्भों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु आएंगे वो इसको स्कैन करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहे तो उसको तुरंत स्कैन करके कर देंगे। ये स्कैनर रहेगा इस टाइप का, इसको किसी भी स्कैनर से स्कैन करेंगे तो खोया पाया वगैरह है या बिजली विभाग है, 112 भी है, कोई भी विभाग की समस्या रहेगी वो करेंगे कंप्लेन एप्लीकेशन, तो उस पर तुरंत निवारण होगा। माघ मेले में इस तकनीक के कई फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि मेले में अक्सर माघ मेले में QR कोड के फायदे। बिछुड़ जाने वाले परिजन एक दूसरे को आसानी से अपनी लोकेशन साझा कर सकेंगे। पहले इसके लिए खोया पाया केंद्र जाना पड़ता था और फिर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को ढूंढा जाता था, लेकिन अब QR कोड स्कैन कर लोकेशन बताना कहीं अधिक आसान और तेज साबित होगा। इतना ही नहीं, QR कोड स्कैन करने के बाद कोई भी व्यक्ति विद्युत विभाग से संबंधित शिकायत भी सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। शिकायतकर्ता को अपनी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद शिकायत सीधे यूपी पावर कॉर्पोरेशन तक पहुंच जाएगी। इससे बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि माघ मेले में बिजली विभाग की ओर से 25 विद्युत सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही हजारों बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। इन्हीं पोलों पर पहली बार QR कोड लगाए जा रहे हैं। विभाग का दावा है कि इस नई डिजिटल पहल से माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस और सांसद कंगना की, जो आस्था के पवित्र दर बाबा धाम देवघर पहुंची और वहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा की, मन्नत मांगी। कंगना ने भगवान को पंचामृत चढ़ाया, साथ ही उनका अभिषेक भी किया। कंगना की एक झलक पाने के लिए फैंस का जमावड़ा लग गया है। और चलिए, पिंक सिटी में कलरफुल स्टोन की चमक आपको दिखा देते हैं। जयपुर में एक अनूठा ज्वेलरी शोरूम ऑर्गेनाइज किया गया, एक शो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पन्ना, माणिक, नीलम जैसे चमकीले रत्न आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ये ज्वेलरी शो जयपुर कन्वेंशन सेंटर सीतापुर में किया गया। कलर जेमस्टोन्स शेपिंग ड्रीम्स थीम पर हुए इस ज्वेलरी शो में रत्नों से जुड़े लेटेस्ट ट्रेंड्स भी लोगों के सामने शोकेस किए गए। ज्वेलरी शो एक ऐसा शो जो हर साल
जितने भी अपने विजिटर्स हैं, जूलर्स हैं, उनको एक्साइटेड भी कर रहा है और साथ ही साथ में शॉक्ड भी फील करा रहा है, क्योंकि ज्वेलरी में यहाँ पे हर साल ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक हाईलाइट जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मैं मानती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी उससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, वो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ ये एक नेकलेस, रिंग्स और ये एक बहुत ही यूनिक सी वॉच। ये बहुत इस पूरे ज्वेलरी शो का 2025 का हाईलाइट बन चुका है और अब हम इसमें आपको दिखाते हैं कि क्या किस तरीके से एनग्रेव किया हुआ है। मोदी जी का चेहरा नज़र आ रहा है, इस रिंग में भी हमें नज़र आ रहा है, और दूसरी इस रिंग में जो कमल के फूल में मोदी जी योग करते नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। और हम इनसे ही जानेंगे, जो इस काम के पीछे के चेहरे हैं उनसे जानेंगे किस तरीके से ये बना है। सर, पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। वैभव। मैं पंकज। तो आप दोनों ही हमें बताइए कि ये पीस क्या थॉट पूरा रहा है और कैसे बनाया गया है। जब 6 मई को जब पहलगाम में जब इंडियन आर्मी ने जो अटैक किया था मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने उस समय प्लान किया था कि बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है। तो हमने उसके अंदर पूरा जो नारवाल कपल है इसके अंदर, जो कि फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई थी, वो हमने दर्शाई है। साथ में मोदी जी ने जो डिफेंस मिसाइल है S-400 से जो डिफेंस मिसाइल है वो हमने दर्शाई है। ये अटैक ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल है वो, ये राफेल जो है ये सुखई विमान है, जहाँ पे अटैक हुआ था बालाकोट में हवाई पट्टी पे, वो हमने दर्शाया है। तो हमें इतना प्राउडली फील हो रहा था कि सच में 22 अप्रैल को जो अटैक उन्होंने पहलगाम में किया था, तो हमें कि हम कुछ ना कुछ करें। तो हमने वो पूरी ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी थीम है वो इसके अंदर हमने पूरी इसके अंदर उतार दी है। शायद ये इंडिया की फर्स्ट वॉच होगी जिसमें कि डायल चेंज होता है। इसमें 3 टाइप से डायल चेंज होता है। टाइम सेट करने वाली जो घड़ी है उसको आप घुमाएंगे तो इसमें 3 टाइम डायल चेंज होता है। कि 14 कैरेट गोल्ड में बनी हुई है, 8 कैरेट इसमें डायमंड है। अच्छा, कौन से डायमंड्स इसमें लगे हुए हैं? एक तो ब्लू स्टोन है, एक नॉर्मल अपने वाइट डायमंड है, कौन से? इसमें ब्लू सफायर हमने यूज़ में लिया है, 8 कैरेट हमने इसमें नेचुरल स्टील डायमंड यूज़ में लिया है, 14 कैरेट हमने इसमें गोल्ड काम में लिया है। ये यूनिसेक्स वॉच है, मेल फीमेल कोई भी इसको वेयर कर सकते हैं। अच्छा, टोटल अगर आप हमें बता पाएँ कि टोटल, क्योंकि बाहर के साइड भी डायमंड्स हैं, अंदर भी हैं, तो कितने कुल डायमंड्स लगे होंगे? 8 कैरेट। मतलब नंबर्स में अगर आप हमें बता। हाँ, काउंटिंग में अपन अगर काउंटिंग करेंगे तो लमसम 800 के आसपास इसमें डायमंड लगे हैं। कितना समय इसको बनने में लगा है? इसको हमने प्लान किया था, लमसम हमें इसमें 4 से 5 महीने का इसमें पूरा टाइम लगा है। इसमें 13 कारीगरों की टीम ने मिलकर के इसको पूरा किया है, तो 4 से 5 महीने हमें पूरे लगे हैं। देखिए, डेडिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और 4 से 5 महीने अगर एक पीस को बनाने में लग रहा है तो दिखाई दे रहा है कि कितनी डेडिकेशन के साथ उस पीस के पीछे, उस नेकलेस के पीछे काम किया गया है। इस ज्वेलरी शो में ऐसे ही बहुत सारे पीसेस हमें देखने को मिले हैं। हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले हैं, हमें वेयरेबल ब्लाउजेस, ड्रेसेस हमें ऐसी देखने को मिली हैं जो कि सोने से बनी हैं या चांदी से बनी है या फिर किसी ना किसी स्टोन्स से जड़े हुए वो कपड़े हैं जो बहुत यूनिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जयपुर में देखने को मिलेगी। करीब 1227 स्टॉल्स यहाँ पे है और 650 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स जो यहाँ पे शोरूम्स है। स्टॉल्स वो नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बोलने के लिए वो स्टॉल्स है, पर बाकायदा शोरूम्स यहाँ पे एक एक ज्वेलरी स्टोर का यहाँ पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरती से एक एक ज्वेलरी पीस इस ज्वेलरी शो में एग्जिबिट किया हुआ है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, कुकिंग स्टूडियो, जयपुर। अब आपको दिखाते हैं क्रिसमस पर विंटर कार्निवल की धूम। क्रिसमस से पहले तमाम पहाड़ सज गए हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सैलानियों की मौज यहां पर आ गई है। कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत के साथ भारी बर्फबारी हुई, जिससे गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाके बर्फ से ढक गए हैं। आप इस वक्त से विंटर कार्निवल या फिर धरती का सबसे खूबसूरत स्नो डेस्टिनेशन कह सकते हैं। इस बर्फबारी ने कश्मीर को उम्मीदों के पंख दे दिए हैं, क्योंकि घाटी पर्यटकों के आने से गुलजार है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल और हाउस बोट्स की बुकिंग तेज हो गई है। कुल मिलाकर नए साल का सेलिब्रेशन ऑन हो चुका है। ये तस्वीरें इस जश्न की तस्दीक भी कर रही हैं। आप इसे विंटर कार्निवल कहिए या फिर धरती का सबसे खूबसूरत स्नो डेस्टिनेशन,
हाल फिलहाल तो कश्मीर के गुलमर्ग में जश्न ही जश्न है। इस बर्फबारी ने कश्मीर की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कुछ वक्त पहले तक ये जगह सैलानियों की राह देख रही थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बरसी बर्फ ने गुलमर्ग को देश के सबसे खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन में बदल दिया है। मेरे आसपास आप वो देख रहे हैं जिसका इंतजार कश्मीर को पिछले काफी समय से था। सूखा पड़ा हुआ था और सबकी दुआ थी कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो और छप्पर फाड़ के बर्फ पड़े। इस वक्त हम कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग अधूरा था। यहाँ अगर आप एक दो दिन पहले आते तो सन्नाटा था, ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि बिल्कुल सूखा था, दृश्य अच्छे नहीं थे। लेकिन गुलमर्ग में जो चार चांद लगाता है वो है बर्फबारी और अब बर्फ हो रही है। मेरे आसपास जो आप ये खूबसूरत स्नोफ्लेक्स देख रहे हैं, कल से ही बर्फबारी शुरू हुई और न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि घाटी के अलग अलग हिस्सों में। गुलमर्ग के बाउल क्षेत्र में अब तक करीब 1 फुट बर्फ जम चुकी है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे केबल कार रूट्स में शामिल गोंडोला के पहले बेस कांडूरी पीक पर लगभग 1.5 फुट बर्फ गिरी है। लोग जो नए साल के आसपास छुट्टियां प्लान कर रहे हैं वो बर्फ देख के कश्मीर आएंगे। शुरुआत अच्छी हुई है। फिर एक बात तारीख को बोलूंगा, यहाँ की तरह अगर आप देखेंगे ये गुलमर्ग का जो फेमस गंडोला केबल कार है एशिया का हाईएस्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार्स हैं और ये अगर आप इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं कंगडूरी और अफरवट की तरफ तो जो दृश्य हैं, जो नजारे हैं वो अद्भुत है, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और आज ज्यादा जो है खूबसूरत है क्योंकि बर्फबारी हो रही है, सफेद बर्फ की चादर आपको सब तरफ मिलेगी। ताजी बर्फबारी के साथ ही गुलमर्ग में पर्यटकों की रौनक लौट आई है। सैकड़ों सैलानी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, देवदार के जंगलों और खुले स्की स्लोप का आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, जन्नत है, जन्नत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार स्नो देख रहे हैं? पहली बार स्नो देख रहे हैं। सुना था उससे बहुत बेहतरीन है। हम सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने लाइफ में एक ही बार तो जरूर आना चाहिए कश्मीर। बनता है, कश्मीर जन्नत है और वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। नए साल से पहले ये बर्फबारी कश्मीर के लिए शुभ संदेश लेकर आई है। बर्फ से ढका कश्मीर क्रिसमस और नए साल के मेगा सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल और हाउस बोट्स की बुकिंग तेज हो गई है। टूर ऑपरेटर्स को उम्मीद है कि इस बार न्यू ईयर और क्रिसमस पर पर्यटकों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कश्मीर में विंटर टूरिज्म की बात करें तो ये जिसको आप कहेंगे केंद्र बिंदु बनता है, ये सेंटर पॉइंट है और यहीं से विंटर टूरिज्म शुरू होता है। जैसे स्नो फाइट हो रही है, शिनजंग, कश्मीरी में शिनजंग इसको कहते हैं। जब पहली बर्फबारी होती है तो बहुत सॉफ्ट बर्फ रहती है, तो इसको जो है लोग एक दूसरे को मारते हैं और उसको शिनजंग यानी कि स्नो फाइट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर्यटक स्नो फाइट कर रहे हो। जब आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर एक बार जो है बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी ने सैलानियों की आमद को लेकर कश्मीर की उम्मीदें बढ़ा दी है। हाल में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन भी टूरिस्ट के लिए घाटी तक पहुंचने का आसान जरिया साबित हुई है। कुल मिलाकर ताज़ा बर्फबारी, बेहतर कनेक्टिविटी और नए साल के उत्साह ने जमीन की इस जन्नत को सबसे बड़ा सेलिब्रेशन सेंटर बना दिया है। खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करें तो विंटर टूरिज्म के लिए कश्मीर जाना जाता है, खासतौर से गुलमर्ग, जहां पर विंटर गेम्स का आयोजन सर्दियों के दौरान होता है। तो इस बर्फबारी के बाद अब गुलमर्ग में भी विंटर गेम्स यानी सर्दियों के खेलों का मंच सजेगा और पर्यटकों के साथ साथ स्नो गेम्स से जुड़े लोग और उनमें रुचि रखने वाले लोग भी गुलमर्ग जैसी जगहों का रुख करेंगे। जितना अनुमान था उतना बर्फ तो नहीं गिरा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी की शुरुआत तो हुई है और आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल राहत की बात यही है कि रविवार को काफ़ी सूखे के बाद कश्मीर में मौसम जो है बेहतर हो गया है। ठंड का मौसम तो है ही क्योंकि ये चिलैकलां का मौसम है जो 40 दिन तक चलेगा और पहाड़ों पर बर्फ की मौजूदगी के साथ अब आने वाले दिनों में कश्मीर में भी ठठुरन और ठंड और बढ़ेगी। गुड न्यूज़ टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से।
देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। आंखों में जलन की शिकायत है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। इसी दमघोटू माहौल से बचाने के लिए गुरुग्राम के 12वीं के एक छात्र ने ऐसा समाधान पेश किया है जो सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, असरदार भी है, जिसका नाम है फिल्ट एयर। क्या है ये, चलिए जानते हैं। ये आर्किन सोनी है, 12वीं में पढ़ते हैं। प्रदूषित हवा की जिस समस्या से पूरी दिल्ली एनसीआर जूझ रही है, आर्किन भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन आर्किन उन नौजवानों में से हैं जो केवल प्रॉब्लम की बात नहीं करते बल्कि सॉल्यूशन भी खोजते हैं। हाथों से बना ये सस्ता एयर प्यूरिफायर पॉल्यूशन का एक ऐसा ही सॉल्यूशन है। जैसे मेरे घर में, मेरे स्कूल में इतने हाई कॉस्ट एयर प्यूरिफायर लगते हैं और मैं ऑलमोस्ट 24/7 मैं साफ हवा ले रहा हूँ। पर कब मैं बात कर रहा था बच्चों के साथ, ये पब्लिक स्कूल में, स्कूल कौन सा ज़्यादा पैसा नहीं है, वो बता रहे थे कि उनको पता भी नहीं था एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्या था। तो इसलिए कब मैं बनाता हूँ, मैं पूरा एक वर्कशॉप करता हूँ। मैं पहले बताता हूँ, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, एयर पोल्यूशन क्या है, हार्म क्या है। अभी दिल्ली का एवरेज होता है 100-200 के बीच में, WHO का अपर लिमिट 30 होता है। ये सब कुछ बता के मैं समझाता हूँ ये कैसे बनाते हैं, और फिर मैं ये स्कूल में छोड़ता हूँ। आर्किन ने 11वीं में पढ़ते हुए एक लो कॉस्ट एयर फिल्टर तैयार किया है जो अब काफी डिमांड में है। आर्किन का कहना है कि इस एयर प्यूरिफायर को कोई भी कम कीमत पर आसानी से बना सकता है। तो पहले हम एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेते हैं और कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर एक HEPA फिल्टर चिपकाते हैं। तो मैंने एक डबल साइडेड टेप लेके बस इसके पूरा लाइनिंग डाला था और वैसे मैंने चिपका दिया था कार्डबोर्ड पे। पर एक चीज़ याद करना है, कार्डबोर्ड पे छेद बनाना है और इससे हवा जाएगा। और फिर इसके बाद लेंगे पंखा को ऐसे लगाएंगे अंदर और फिर हमारा फिल्टर बन गया। आर्किन के मुताबिक ये एयर फिल्टर को तैयार करने में महज 2500 रुपए का खर्च आया है और इसकी लाइफ करीब 5 साल है। इफ इंटरनेट पे देखोगे 8000, 9000, 10,000 ये सारे लार्ज कॉस्ट होते हैं और मेरा कम कॉस्ट है क्योंकि टेक्नोलॉजी HEPA फिल्टर के पीछे बहुत सिंपल है। एक HEPA फिल्टर चाहिए और उस पे हवा फ्लो करना है और फिर एयर और प्यूरिफाई हो जाता है। आर्किन का दावा है कि उनके फिल्ट एयर के जरिए कमरे की हवा 90% तक साफ हो सकती है और अगर इसे क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाए तो करीब 50% तक हवा साफ हो जाती है। आर्किन अपना आविष्कार सिर्फ अपने तक रखना नहीं चाहते। आर्किन अपना एयर फिल्टर लेकर सरकारी स्कूल के बच्चों के पास जाते हैं, उनके साथ वर्कशॉप करते हैं। बेशक ये खराब हवा का एक सस्ता और टिकाऊ सलूशन देता है, लेकिन आर्किन अपने इस इनोवेशन को कमर्शियलाइज करना नहीं चाहते। ये इसके बहुत सारे पीस बनाकर मार्केट में बेचना नहीं चाहते, बल्कि वो कहते हैं कि इसके ज़रिए वो लोगों को और ख़ासकर बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी बड़ी समस्या है और उनको भी इसका सलूशन सोचना चाहिए। आर्किन कहते हैं कि वो अपने इस इनोवेशन को खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच लेकर जाते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं कि आप इससे बेहतर बनाकर दिखाओ, और ये विश्वास भी रखते हैं कि एक ना एक दिन उनके इस इनोवेशन से ज़्यादा अच्छा और बड़ा इनोवेशन कोई और सरकारी स्कूल का बच्चा करेगा और वो सब समझेगा कि आखिर AQI हम सब के लिए कितनी खराब चीज़ है और कैसे उसको बेहतर करने के बारे में हर कोई सोचना शुरू करेगा। हर कोई सोचना शुरू करे इसके बारे में, यही आर्किन का मकसद है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गुरुग्राम।